हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हम पॉलिटी का जो रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें आज का वीडियो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स। जैसा कि जानते हैं कि संविधान की धारा 214 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और सांसद चाहे तो एक से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का नियम बना सकते हैं, विधि द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद है 231 के तहत। अनुच्छेद 231 के तहत सांसद को यह देता है कि वह एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय में? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था 1862 में। तीन उच्च न्यायालय 1862 में तीन उच्च न्यायालय था, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। तीन उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किसी उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। मतलब इलीगल घोषित किया था तलाक को, जो है एक बार में कोई व्यक्ति 3 बार किसी को तलाक कह देता है तो वो गैर कानूनी है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ऐसा कानून को गैर कानूनी बताए थे। आगे देखते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति होते हैं। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय समिति होते हैं। इसमें समझेंगे कौन कौन होता है। तो पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे या उच्चतम न्यायालय के कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है। दूसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और है अगला है एक प्रख्यात विधि वेता, कोई एक प्रख्यात विधि होता है। ये तीनों होता है किसी भी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। आगे देखते हैं। एक उच्च न्यायालय को न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप कर अपने पद से हट सकते हैं। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्त कितना होता है? तो 62 वर्ष होता है। न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त कितना होता है? तो 62 वर्ष होता है न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त कितने वर्ष होता है? तो 62 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है, जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी आदमी या किसी संस्था के पर जो रीट जारी करता है तो दायित्व निर्वहन के लिए, तो उस रीट को क्या नाम दिया गया? तो परमादेश, मैंडमस। मतलब जब कोई सर्वोच्च न्यायालय किसी आदमी या संस्था के लिए रीट जारी करता है उसके दायित्व के निर्वहन के लिए, तब उसे कहते हैं परमादेश। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के तहत, और उसी तरह है 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 25 उच्च न्यायालय। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय की व्यवस्था है अभी। अंतिम उच्च न्यायालय है कौन? अमरावती, आंध्र प्रदेश में है, जो 2019 में स्थापित किया गया था। आगे देते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है, जिसका रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये नहीं आता है। मुख्य कहेंगे राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार।
आगे, अधीनस्थ न्यायालय को कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति का परीक्षण कौन याचिका करती है? तो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति का परीक्षण कौन करते हैं? उत्प्रेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों अधिकारिकता में आता है। मतलब मूल न्यायालय मुख्य मौलिक अधिकार का संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय 32 के तहत जा सकते हैं और 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में 32 और 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आगे है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ये अधिकरण न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। अब आगे क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कुछ अनुच्छेद है, आइए पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय कहेंगे कि अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 में। आगे है, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, अनुच्छेद 215 में। आगे अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन 216 में। आगे 217 में, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ताएँ, नियुक्ति और अहर्ताएँ की चर्चा है, अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान को लागू करना। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान को लागू करेगा 218 में। नियुक्ति अहर्ताएँ है 217 में। गठन है उच्च न्यायालय का 16 में। 15 में है अभिलेख न्यायालय। 14 में हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय व्यवस्था होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण कब, कौन अनुच्छेद के तहत? तो ये 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण होता है। अगला है 220 में, अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अस्थायी न्यायाधीश अगर बहाल हो गया तो प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लग जाता है। अनुच्छेद 221 में है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि। वेतन भत्ते है 221 के तहत, वेतन भत्ते 221 के तहत, अनुच्छेद 221 में वेतन भत्ते दिया जाएगा। 22 में है किसी न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 में। कहेंगे शपथ ग्रहण होता है 219 में। वेतन भत्ते 221 में। वेतन भत्ते 221 में, शपथ ग्रहण 219 में, और कहेंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति 223 में। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति है 223 में। अगला क्वेश्चन है कि 224 के ए, मतलब अनुच्छेद 224 के ए में क्या है? उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट याचिका जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 के तहत ही अगर मौलिक अधिकार से उल्लंघन होता है तो 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद जैसे केंद्र में 32 के तहत और राज्य में 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जाते हैं। अनुच्छेद 226 के ए में, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना निरस्त है। केंद्रीय अधिनियमों की वैधानिक पर। आगे है अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति है। उच्च न्यायालय से कि सभी अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण की शक्ति है। अगला है 228 में उच्च न्यायालय में कुछ मामले का स्थानांतरण। उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है राज्य अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों का विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद
28 के ए में है। 29 में है पदाधिकारी और सेवक और अन्य न्यायालयों के व्यय उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 229 में पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय का व्यय से संबंधित है। आगे 230 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की होगा, मतलब एक ही उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है। एक ही न्यायालय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्य हो सकते हैं। ये संसद को अधिकार है, ये अनुच्छेद 231 के तहत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत के संचित निधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुआ, मतलब कि उच्च न्यायालय से संबंधित। 214 जैसे कि राज्यों का, मतलब राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 15 में अभिलेख न्यायालय है। कहेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण 219 के तहत लिया जाता है। 219 में शपथ ग्रहण होता है। और कहेंगे 222 में क्या कहते हैं, एक न्यायाधीश से अन्य न्यायालय में उस दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो सकता है। वेतन भत्ता 221 में है। वेतन भत्ता 221 में है। शपथ 219 में है। अभिलेख न्यायालय 215 में। अभिलेख न्यायालय 215 में है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 225 में है। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 230 में है। ये सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 231 के तहत एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट था। कैसा लगे आप लोग कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।